अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस खुल गया। अब अली अमीन गंडापुर कब तक वजीर आला रहते हैं, ये डिटेल होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे पाकिस्तान पहुंच गए हैं और रियासती इदारों ने उनको वेलकम किया है, उनको प्रोटोकॉल दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हुकूमत के साथ चलने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। ये 3 शर्तें कौन कौन सी हैं, इस पर बात करेंगे इसी व्लॉग में। और आखिर में बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जिन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ बाकायदा एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। ये सारी डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इलेक्शन 2024 के बाद काफी गरज रहे थे, बरस रहे थे और किसी को भी खातिर में नहीं ला रहे थे, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे अदालतें हो, चाहे सियासी जमातें हो, मौलाना फजलुर रहमान तकरीबन सबको ही रगड़ रहे थे। और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम ये एहतजाजी तहरीक सिंध से चलाएंगे, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के और आखिर में हम जो है इस्लामाबाद जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो रिकॉर्ड है प्रीवियस तहरीकें चलाने का, यकीनी तौर पर वो जब भी कोई तहरीक चलाते हैं तो वो हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को और तमाम इदारों को मुश्किल में डाल देते हैं। और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोई तहरीक चलती है तो मेरे ख्याल में वो हुकूमत के वक्त के लिए खासी मुश्किल हो जाती है। यही 2019 में भी हुआ था जब उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक तहरीक चलाई थी, धरना दिया था। तो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, अगरचे इमरान खान साहब उस वक्त काफी ताकतवर माने जाते थे, एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ एक पेज पर थी, लेकिन उसके बावजूद जब हमारी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बातचीत होती थी, तहरीक इंसाफ के वज़रात से बातचीत होती थी, तो उस वक्त भी वो काफी जो थे वो प्रेशर में थे और डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें बहा ले जाएंगे। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके पास मदरसे के स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपना मुर्शिद समझते हैं, अपना पीर समझते हैं, अपना वली समझते हैं। ना उन पे कोई लाठी असर करती है, ना उन पे कोई आंसू गैस की शेलिंग असर करती है, बल्कि उनके पास प्रॉपरली अपने डंडे होते हैं, मास्क होते हैं और वो रियासत पर मुकम्मल तौर पर एक यलगार करने के लिए आते हैं। और जब वो यलगार करने के लिए आते हैं तो फिर जो है वो किसी सूरत में पीछे नहीं हटते। तो अब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि हम जी रमजानुल मुबारक के बाद एक बाकायदा इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे और ये तहरीक सुबह सिंध से शुरू होगी और वो कह रहे हैं कि इसमें मैं बाकी जमातों को भी हम बातचीत करेंगे और बाकी जमातों को भी इसमें जो है वो शामिल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात इस्लामी से बातचीत चल रही है, GDA से बातचीत चल रही है और अचकजई साहब से उनकी बातचीत चल रही है और फिर तहरीक इंसाफ के साथ पस पर्दा जो है उनके मामलात तय करने की कोशिश हो रही है। अगरचे तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है इस कंडीशन में मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज में शामिल ना हो, तहरीक इंसाफ का वर्कर शामिल ना हो, लेकिन यह बात तो तय है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इस तहरीक के लिए निकलते हैं तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी बहुत बड़ा फायदा होगा और यकीनन आपको नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंटेनर पर खड़े होकर तकारीर कर रहे होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2019 में हुआ था कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब एक धरना लेके आए, एक तहरीक उन्होंने चलाई इमरान खान के खिलाफ, तो उस तहरीक में पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर थे वो तो शामिल नहीं थे, अलबत्ता जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के रहनुमा थे वो स्टेज पर मौलाना साहब के साथ जरूर खड़े हुए थे और उन्होंने स्टेज पर काफी गर्मा गर्मा तकरीरें जो है वो उस हुकूमत के खिलाफ की थी, यानी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। और अब मेरे ख्याल में यही कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपी की हुकूमत के साथ होने वाला है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तहरीक होगी, कंटेनर मौलाना फजलुर रहमान साहब का होगा, वर्कर मौलाना फजलुर रहमान साहब के होंगे और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो जो है कंटेनर पर खड़े होकर तकरीरें करेंगे और हुकूमत को ललकारेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करके। तो ये बात जो है मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को तो सूट करती है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर बाहर ना निकले, वो गोलियां ना खाएं, वो जो है वो आंसू शल बर्दाश्त न करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाए और मकासद हासिल किए जाएं। क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो कोशिश है कि किसी तरीके से भी इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और किसी तौर पे भी इस हुकूमत को न चलने दिया जाए और इसके लिए वो मौलाना फजलुर रहमान साहब
साहब के साथ भी इल्हाक कर सकते हैं, वो अचकजई साहब के साथ भी इल्हाक कर सकते हैं, वो किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस हुकूमत का जो वजूद है उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर रही। तो अब देखना यह है कि रमजान के बाद जो मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक शुरू होने वाली है उसमें तहरीक इंसाफ को कहां तक फायदा होता है और मौलाना फजल रहमान साहब और उनके वर्कर जो हैं वो इस हुकूमत को कहां तक दंड डालते हैं। वैसे बेहतर यह है इस हुकूमत के लिए भी और रियासत के लिए भी, रियासती इदारों के लिए भी, कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठकर अपने मामलात तय करें और मुल्क को जो है वो एहतजाजी जो एक कैफियत है उससे बचाएं। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी हालत है, मुल्क इस वक्त किसी भी बड़ी एहतजाजी तहरीक का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ वजारतें दें, उनको हुकूमत में शामिल करें, उनको पेशावर से इस्लामाबाद ले आएं और किसी बड़े ओहदे पे बिठा दें, तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुकूमत वक्त के जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और वैसे भी मौलाना फजल रहमान साहब अब सेनेट के इलेक्शन में पीपल पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब को भी अगर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिव एंड टेक की सूरत हाल की जाए मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, तो मेरे ख्याल में वो भी एहतजाजी तहरीक को छोड़कर हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। मगर अब मसला यह है कि हुकूमत जो है उनको कोई जो है ना वो सही पैमाने पर कोई ऑफर नहीं दे रही। जैसे ही मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ ऑफर अच्छी लगी तो मेरे ख्याल में वो हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे जो काफी टाइम से मफरूर थे, वो बिलाखिर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और कल उनको जनाब इदारों ने वेलकम किया है, उनको एक रियासती प्रोटोकॉल दिया है और उनको प्रोटोकॉल में जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास मुंतकिल किया गया है। और याद रहे कि नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने उनका इस्तकबाल किया, ये वही हसन और हुसैन नवाज साहब हैं जो मेरे ख्याल में कुछ अरसा कबल इन इदारों को मतलूब थे, अदालतों को मतलूब थे, इन पर दहशतगर्दी के पर्चे कट चुके थे। लेकिन अजीब कहानी है नवाज शरीफ फैमिली की भी, मियां फैमिली की भी, कि जब इक्तदार में होते हैं तो जनाब लाओ लश्कर के साथ पूरा खानदान आके जनाब बैठ जाता है मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत होने के लिए, और जो ही इनका इक्तदार खत्म होता है तो एक एक करके ये सारा खानदान मुल्क से फरार हो जाता है। और फिर जब इनसे दौलत के बारे में पूछा जाता है, इनकी चोरी के बारे में पूछा जाता है, तो जवाब यही मिलता है कि जी ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं और इनकी पाकिस्तानी शरीयत है ही नहीं। लेकिन जब इक्तदार आता है तो वही जनाब लोग आके पाकिस्तान बैठते हैं, पाकिस्तान के इदारे उनको प्रोटोकॉल देते हैं और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि तमाम केसेस जिनमें हसन और हुसैन नवाज अदालतों को मतलूब थे, उन तमाम केसों में वो बाजियत बरी हो जाएंगे और फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो ढंडोरा पीटेगी कि देख लें जी हम तो बेकसूर थे, हमारे खिलाफ जो है विक्टिमाइजेशन की गई थी, हमें जो है वो टारगेट किया गया था। तो बहरहाल अगले चंद दिनों में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि आप जुल्फकार अली भुट्टो को देखें कि एक वक्त था कि यही अदालतें, यही इस्टेब्लिशमेंट उनको सल्यूट करती थी, लेकिन फिर जो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ, उनके खानदान के साथ हुआ, खानदान को दरबदर कर दिया गया, एक बेटे को कत्ल कर दिया गया, दूसरे बेटे को भी मार दिया गया। फिर जनाब नवाज शरीफ साहब को देख लें कि नवाज शरीफ साहब के खानदान को जिस तरह अजियत दी गई, जिस तरह उन्हें मुल्क से बाहर भेजा गया, जिस तरह उन्हें इक्तदार से उतारा गया। नवाज शरीफ साहब को देख लें, बीबी बेनजीर को देख लें, जिस तरह वो जेल में थी उनको जला वतन किया गया। जरदारी साहब को देख लें, जिस तरह उन्होंने 11-11 साल जेलें काटी, और अब वो सब कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। यानी मुल्क पाकिस्तान की एक तारीख है कि यहां जब कोई इक्तदार में आता है, वजीर आजम बनता है या वजीर बनता है, तो वो एक बात ज़हन में रखे कि मैंने इक्तदार से उतरने के बाद जेल जरूर जाना है, मेरे खानदान ने अजियत जरूर काटनी है, मेरे खानदान और मेरे घर वालों पे छापे जरूर पड़ने हैं, मेरी औरतों की बेइज्जती जरूर होनी है। तो इस चीज के लिए वो तमाम लोग जो हुक्मरान बनना चाहते हैं, इक्तदार में आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की इस तारीख को याद रखें। आज यही कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जिस तरह उनको अजियत दी जा रही है, वो जेल में बैठे हैं, उनकी बीवी, उनकी बहनें, उनका खानदान दरबदर है और वो इस वक्त जेल की चक्की में बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को और नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, ये तमाम रहनुमा जो इस अजियत से गुजर चुके हैं, इनको मिल बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए ताकि इस मसले का एक मुस्तकिल हल निकले और जो सियासी लीडरों को अजियत दी जाती है, कम अज कम आने वाले वक्तों में वो अजियत जो है वो कुछ कम हो सके। इसके अलावा जनाब हम बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला केपी के बने हैं और उनके खिलाफ जो है एक नया केस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया गया है। ये केस क्या है जी? ये केस, इस केस में दावा किया गया है कि मोहम्मद कफील साहब कोई नामी एक शख्स हैं और उनसे उनकी एक जमीन थी 735 कनाल जो अली अमीन गंडापुर ने हथियारी थी। फिर अली अमीन गंडापुर ने उस जमीन को बेचा और बेचकर अली अमीन ने गाड़ी ली
اب علی امین گنڈاپور نے گاڑی جو ہے وہ اثاثوں میں ظاہر کی ہے، لیکن اپنی زمین جو ان کے پاس تھی اس سے پہلے وہ اثاثوں میں ظاہر نہیں کی تھی۔ تو یہ کیس جناب علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ علی امین گنڈاپور صاحب کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اگر یہ زمین آپ نے خریدی، آپ کے نام تھی، تو پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ ظاہر کیوں نہیں کیا، اور اگر یہ آپ کی نہیں تھی تو اب جو آپ نے گاڑی لی وہ کس بنیاد پہ لی؟ زمین آپ کی نہیں تھی، گاڑی آپ کی نہیں ہے، یعنی قصہ مختصر کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک کیس میں الجھا دیا گیا ہے، اور یقیناً آنے والے دنوں میں جو یہ کیس ہے یہ علی امین صاحب کے گلے کی ہڈی بن جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس کافی ٹائم سے اطلاعات آ رہی تھی کہ جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب گرج رہے تھے، برس رہے تھے، اپنے حق کے لیے بات کر رہے تھے، KPK کے عوام کے حق کے لیے بات کر رہے تھے، تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا کچھ طاقتور لوگوں کو ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، اور ان کا یہی پلان تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے۔ تو بالآخر علی امین گنڈاپور کے خلاف کیس کر دیا گیا ہے، ان کو نوٹس بھی کر دیا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب وہ ہمیں جو رپورٹ آ رہی ہیں کہ انہوں نے پیش نہیں ہونا الیکشن کمیشن میں، اور وہ اس کیس کو لمبا کریں گے، وہ پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لیں گے، لیکن کب تک وہ سٹے لیں گے؟ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو نہیں چلنے دینا، ان سے یہ اقتدار لینا ہے، کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے لیے اور وفاقی حکومت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں علی امین گنڈاپور کا جو اقتدار ہے وہ زیادہ ہمیں چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں گے رمضان کے بعد یا بڑی عید کے بعد علی امین گنڈاپور کو اپنے اقتدار کی قربانی دینی پڑے گی، اگر وہ اسی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اسی طرح KPK کے عوام کی بات کریں گے، کیونکہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں اور عوام کی بات کرتے ہیں، آپ غیر قانونی کام نہیں کرتے، تو پھر جو ہے آپ کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں۔ اور چودھری نثار صاحب عموماً ایک بات کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں غلط کرنا بہت آسان ہے، اگر آپ غلط کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ صحیح راستے پہ چلیں گے اس ملک میں اور ٹھیک کام کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر میرے خیال میں آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے جناب مشکلات آنے والے دنوں میں بڑھ رہی ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب کو کہیں نہ کہیں قربانی کا بکرا بننا ہے، اور وہ تمام ادارے جو کافی عرصے سے ان کے پیچھے تھے، ان کو تلاش کر رہے تھے، میرے خیال میں اب ان کو ایک اور موقع آ گیا ہے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کا اور اقتدار سے نکلوانے کا۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جی، تحریک انصاف نے 3 شرائط رکھی ہیں حکومت کے سامنے کہ اگر یہ 3 شرائط ہماری مان لی جائیں تو ہم جو ہے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ 3 شرطیں رکھی ہیں۔ کیا کیا شرطیں ہیں جی؟ پہلی شرط ان کی یہ ہے کہ آپ صرف 10 حلقے کھولیں، جس میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، خواجہ آصف صاحب، اسلام آباد کے کچھ حلقے ہیں، اون چودھری صاحب کا حلقہ ہے، یعنی یہ حلقے اگر آپ کھول دیتے ہیں 10 حلقے، تو ان کا جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ رزلٹ آئے تو ہم حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ سمپل سی بات ہے، اگر وہ حلقے کھلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب جو ہے، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب الیکشن ہار جائیں گے، اور جب وہ الیکشن ہار جائیں گے تو آگے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نون لیگ کی حکومت ہی ختم ہو جائے گی اور یوں تحریک انصاف کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں 9 مئی کے کیسز میں ان کو رہا کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان عورتوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، جس طرح ان پہ ظلم ہوا ہے، جس طرح ان پہ تشدد ہوا ہے، جس طرح انہوں نے مصیبتیں کاٹی ہیں، اگر وہ اس وقت میڈیا میں آتی ہیں، لوگ پہلے ہی غم و غصے میں ہیں اور وہ میڈیا پہ آ کے وہ ساری تکلیف بیان کرتی ہیں، تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں ایک ہمدردی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے عورتوں کے بارے میں، تو یہ چیزیں جب میڈیا پہ آئیں گی تو لوگوں کے اندر اور غم و غصہ ہوگا، لوگ روڈوں پہ نکلیں گے، لڑی ایک احتجاجی کیفیت بن جائے گی۔ تو یہ چیز بھی نون لیگ کے گلے کا پھندا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ان خواتین کو اتنی آسانی سے جیل سے رہا نہیں کریں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو رکھا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، وہ یہ کہا ہے کہ ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیا جائے، دفعہ 144 نافذ نہ کیا جائے، ہم پہ پرچے نہ کاٹے جائیں، اور ہمیں ایک پرامن جمہوری حق احتجاج کرنے کا حق دیا جائے۔ اب مسلم لیگ نون اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اگر تحریک انصاف کو کھلا ماحول دیتی ہے احتجاج کرنے کے لیے، دفعہ 144 نافذ نہیں کرتی، تو مسلم لیگ نون کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر لوگ باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو ہماری حکومت پھر بھی نہیں چلنی۔ لہٰذا یہ تینوں شرطیں جو ہیں یہ کسی بھی صورت مسلم لیگ نون کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاسی میچور جماعت ہے، اور وہ یہ 3 شرطیں مان کر کبھی بھی تحریک انصاف کو جو ہے اپنے ساتھ چلانے کی کوشش نہیں کرے گی، بلکہ ایک طرف میاں شہباز شریف صاحب ہیں، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں بالکل ڈنڈا اٹھا لیا ہے، اور وہ ایک بار پھر تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ ہتھ کنڈا ان کو تحریک انصاف کو کچلنے کا وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان زندہ باد۔